A very good morning to one and all. So today we are going to discuss about wetlands. So in previous classes we have discussed in detail about reservoirs. So now these 2 or 3 classes will be dedicated to this wetlands. So what is the wetland? Generally a wetland is an area that is fully or partially immersed in water for a part or whole of the year. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे कि ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां पे पानी का जमाव या जल जमाव थोड़े समय के लिए या सालों भर बना हुआ रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? वेटलैंड. ओके, फर्स्ट थिंग. नाउ wetlands are found along shoreline of oceans, lakes, rivers and local depressions. यानी ये wetlands कहाँ पाए जाते हैं, किस कहाँ कैसे बनते हैं? ये वेटलैंड्स जो बनते हैं, जो पानी का जो जल जमाव होता है वहां पे कैसे होते हैं? तो जनरली ये कहाँ पे आप देखेंगे कि किसी रिवर के किनारे, जहां पे रिवर जो मिएंडरिंग होती है ना, जो रिवर का जो आप देखेंगे वो जो मिएंडर होती है, जहां पे नदी का कटान होता है, तो वहां से हो सकता है कि स्ट्रीम चली गई हो और वो स्ट्रीम में क्या होता है, पानी का जल जमाव कुछ दिनों तक हो सकता है. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड बिल्स या क्लोज्ड लेक्स बोलते हैं, या ओपन लेक या ऑक्सबो लेक्स बोल सकते हैं. तो रिवर के किनारे हो सकते हैं, लेक के किनारे हो सकता है, या फिर कोई भी लोकल डिप्रेशन, यानी कि कहीं पे बहुत ज्यादा गड्ढा है और पानी, बारिश हुई, जल जमाव हो गया, जो कि बहुत थोड़े समय के लिए वहां पे रहता है. क्लियर है ये? ठीक है ना? तो वेटलैंड्स मतलब समझ में आया हमको कि ये क्या है. अब क्या होता है कि हम लोग वेटलैंड्स के बारे में और एक चीज जाने कि water saturation determines how the soil develops and the types of plant and animal communities. Now we see how such wetlands are different from those of reservoirs. जैसे ये जो wetlands है, कैसे ये रिजर्वायर से डिफरेंट है? डू यू हैव एनी आइडिया? क्या कोई बोल सकते हैं इस पे कि कैसे ये वेटलैंड डिफर हो सकता है? तो ये बताता है, जनरली हम लोग रिजर्वायर क्या बोले थे? दिस इज अ मैन मेड इम्पाउंडमेंट, इजंट इट? बट इफ वी define the wetland, it may be a man made or it may be natural. क्लियर? और इसकी जो वाटर सेचुरेशन है वो किस पर डिटरमाइंड होता है? ये डिटरमाइंड होता है कि जो उसकी सतही मिट्टी होती है वो कैसे डेवलप की, और जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्रो होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट और एनिमल कम्युनिटीज, वो वहां कैसे ग्रो करती है. सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे तस्वीर के एक पिक्चर के मीडियम से हम समझ सकते हैं कि क्या है वेटलैंड. सो जनरली वेटलैंड्स आर इकोसिस्टम whose formation, process and characteristics are determined by water. ठीक है? यानी वेटलैंड जो इकोसिस्टम है, ये इसका फॉर्मेशन, प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स किस पे डिपेंड करता है? ये वाटर पे डिपेंडेंट करता है. वाटर कौन सा? ओशंस, lakes, rivers, local depressions, precipitation, whatever is it. So clear? Now wetlands are interface between terrestrial and aquatic ecosystems. It is an area of land whose soil is saturated with moisture either permanently or for a long enough season every year to support aquatic plants. मतलब वेटलैंड्स को हम दूसरे तरीके से भी बोले तो वेटलैंड क्या है? ये एक इंटरफेस होता है किसके किसके बीच? किसके बिटवीन? टेरेस्ट्रियल यानी लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में. और ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे मिट्टी जो होती है वो मॉइस्चर से सेचुरेटेड होती है, या तो परमानेंटली या फिर टेम्पररीली किसी सीजन के लिए. और यही क्या करता है? किसी एक्वेटिक प्लांट्स के ग्रोथ को सपोर्ट करता है. इसलिए हम लोगों ने यहां देखा कि वाटर सेचुरेशन डिटरमाइंस हाउ सॉइल डेवलप्स एंड द टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी. नाउ सी, हम लोग अभी जैसा कि देखे कि वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड एज एन एरिया फुल्ली और पार्सली इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ पार्ट और होल ऑफ द ईयर, यानी साल के कुछ हिस्से या पूरे हिस्से पानी रहता हो. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि वेटलैंड्स आर नॉट नेसेसरीली वेट, मतलब गीली ऑल ईयर अराउंड. यानी ये जो गीली भूमि है, वेटलैंड्स मतलब गीली भूमि. गीली भूमि कहने से ही हमें पता चलता है कि दे आर
saturated with the moisture content, isn't it? Now they are not necessarily wet all year around, यानी all year round जो है ये इसमें पानी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है. They have been called the nature's kidneys because they cleanse our environment. So see how important such kind of wetland is. They are called nature's kidney. किडनी क्या करता है, क्या कोई बता पाएंगे कि हमारे जो ऑर्गन, हमारा जो ऑर्गन होता है वो किडनी क्या करता है? Can anyone would like to participate in this discussion? सर ब्लड प्यूरिफाई करता है. Very good. ब्लड को फिल्टर करता है सर. यानी कि जो हमारे ब्लड में जितनी भी अशुद्धियां होती है, जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, उस इम्प्योरिटीज को क्या करता है, ये रिफाइंड करता है ना. ठीक उसी तरीके से ये जो वेटलैंड्स हैं, ये जितने भी एनवायरमेंट में गंदगी होगी, अशुद्धि होगी, उनको अपने आप में समेट लेते हैं, उनको फिर से जो नेट, और ये समेटते कैसे हैं, वहां पे वर्सेटाइल ग्रुप ऑफ organism, microorganism grow and they participate in the mineralization and degradation process of complex organic materials. So how such kind of wetland is working? Clear hai na? See, now we will discuss about certain facts about wetlands. आप लोग अभी अभी अपने अपने घरों में हैं, अभी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में होंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे जगह होंगे जहां पे अभी बारिश का मौसम है, पानी का जल जमाव हो जा रहा होगा. है कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी इस मीटिंग में हैं और अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं यहाँ पे पानी का जल जमाव अगले 2 महीने या 3 महीने तक रह जाता है उनके इर्द गिर्द? कोई है? कितने लोग हैं? यस सर. है, गुड, वेरी गुड. और कितने लोग हैं? देखो, तुम लोगों को बहुत दिनों से बाहर जाने का भी मन कर रहा होगा. ड्यू टू कोरोना यू आर नॉट एबल टू वॉक, isn't it? So I would like to give an assignment to all of you on the survey of wetlands, कि आप जाएं अपने इर्द गिर्द 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या इसके दायरे में यदि आपके पास कोई भी वेटलैंड है, आप जाएं उसका सर्वे करें और वो सर्वे आप मुझे देंगे. क्लियर? सर लेकिन घर से निकलने नहीं दिया जाता. हम लोग, आप किसी के साथ जाएं, अपने ब्रदर के साथ जाएं, यदि कोई अपने गार्जियन को बोलें कि मुझे वेटलैंड्स देखना है, बिकॉज यू हैव टू लर्न एज वेल, इजंट इट? तो यू जस्ट मेंटेन अ सोशल डिस्टेंस. आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और यदि आप जा सकते हैं तो जाइए, ओके. लेकिन अच्छा होगा यदि आप जाते हैं उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, इफ पॉसिबल. यहाँ पे बहुत सारे हमारे बॉयज भी होंगे, हैं मीटिंग में? यस सर. Yes sir. हाँ, आप लोग जा सकते हैं ना? यस सर. Very good. So I would like to provide one form. Okay. तो मैं आप लोगों को एक फॉर्म दूंगा, आप लोग जाओ, ऑब्जर्व करो और मुझे उसका फीडबैक दो, क्योंकि ये आपका जानना जरूरी है कि वेटलैंड्स हैं और कहाँ हैं, नहीं है. हम लोग फर्दर यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अब जनरली क्या होता है कि हम लोग को पहले जानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, व्हाट आर वेटलैंड्स, what kind of wetlands are, how can they classify, how can we classify these wetlands? Clear? So generally if we discuss about the facts about wetlands, generally these wetlands are typically low lying areas. Means क्या होता है, जल जमाव कहाँ हो सकता है? जहां डिप्रेशन होगा. क्लियर? या तो जहां डिप्रेशन होगा, पिट्स होंगे, वहां पे स्वैम्प होगा, ठीक है ना. तो जहां पे डिप्रेशन होगा या लो लेइंग एरियाज होगा, वहां पे क्या होगा, उस एरिया में पानी का जल जमा हो जाएगा. या फिर रिवर के थ्रू कनेक्टिविटी होगी, ऐसे कुछ स्ट्रीम्स जो बंद हो गए हों, ठीक है ना. एक होता है, हम लोग बोलते हैं 2 सिस्टम्स, लेंटिक एंड लोटिक, यानी बहता और ठहरा हुआ पानी. तो ये ऐसे ठहरे हुए पानी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. नाउ व्हाट से, दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड. ये क्या हो सकता है, ये या तो नेचुरल हो सकता है
या क्या हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। नेचुरल क्या है, नेचुरल में जैसे लेक्स हो गए, नेचुरल में जैसे बिल्स हो गया, नेचुरल में जैसे कोई भी डिप्रेशंस, नेचुरल में बॉग्स हो गए, नेचुरल में स्वैम्प हो गए। तो इस तरह के कोई भी डिप्रेशन जो नेचुरली क्रिएट हुआ हो, आइदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से, ग्लेशियल एक्टिविटीज से, या अदर नेचुरल फेनोमेना से जो वो डिप्रेशन बनता है और वहां पर पानी का जल जमाव होता हो, वो नेचुरल हो गया। और मैन मेड कौन सा हो गया, कोई बता सकते हो मैन मेड ऐसे क्या हो सकते हैं? मैन मेड हो सकता है जैसे लाइक पॉन्ड्स, पॉन्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज विद इन द वेटलैंड्स। सो पॉन्ड हो गए, टैंक्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके के, तो उनको भी हम लोग वेटलैंड्स ही बोलेंगे। अब क्या है कि जनरली वेटलैंड्स कैन बी कोस्टल और इनलैंड। अब देखो इस, अभी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये जान करके। आप लोग हमेशा पूछते हो कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिशरीज, पूछते हो ना कि हम कहाँ कहाँ जॉब। हेलो हाँ यस सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ क्लियर, अभी आवाज आ रही है? यस सर। सर ओके ओके। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोग पूछते हो कि स्कोप क्या है फिशरीज की। तो मिनी ये जो जितने भी वेटलैंड हैं वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में आता है, ठीक है। 1972 में ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था और जनरली जितने भी वेटलैंड्स के सर्वे होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है वो करवाते हैं, ठीक है। और आपको जानकर ये खुशी होगी, देयर इज नीड ऑफ वन फिशरीज प्रोफेशनल prior to forming such kind of committee for the survey of such wetlands। तो मैं आपको ये बताते भी जा रहा हूं साथ में कि इसमें फिशरीज का रोल क्या है। तो यहाँ एक फिशरीज प्रोफेशनल भी होते हैं इस कमेटी में, जैसे फिशरीज प्रोफेशनल होंगे और भी अदर इंजीनियरिंग से के होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हैं। तो अब क्या है कि दे कैन बी कोस्टल और इनलैंड। कोस्टल डिप्रेशंस जहां बनेंगे, मतलब जहां का पानी नमकीन होगा, साल्टी होगा, जिसकी सैलिनिटी रेंज हाई होगी 0.5 पीपीटी से, उनको जनरली ब्रैकिस वाटर, एस्टोरिन वाटर, या आपको मरीन वेटलैंड्स हम लोग बोलते हैं, या और दूसरा होता है इनलैंड, जो आपके विद इन टेरिटरी, इनलैंड टेरिटरीज में डिप्रेशन की वजह से वहां पे पानी का जल जमाव होता है पार्टली और होल ऑफ द ईयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेटलैंड्स। क्लियर। अब फ्लड प्लेन जो वेटलैंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अब देखिए, फ्लड प्लेन्स जहां पे बाढ़ की पानी आ जाती है और वहां पे जल जमाव रहता है कुछ दिनों तक, 2 महीने 3 महीने, कहीं कहीं 6 महीने रह जाते हैं। स्वैम्प्स यानी दलदली भूमि, ठीक है। स्वैम्प्स यानी वहां पानी और मिट्टी दोनों रहता है, मार्सेस ये कंप्लीटली दलदली होगा। मैनग्रूव्स, मैनग्रूव्स जहां पे, मैनग्रोव सुने हो, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा इंडिया का कौन सा है? जस्ट फॉर जीके, सुंदरबन डेल्टा। वेरी गुड, सुंदरबन, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन डेल्टा है। और इस डेल्टा में जो आपके हमारे जो इंडियन जो बे ऑफ बंगाल के किनारे हैं वहां पे बहुत सारे मैनग्रूव्स की वेराइटीज होती हैं, ठीक है। तो ये मैनग्रूव्स जो होते हैं उसमें एक क्लस्टर ऑफ प्लांट्स एंड एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, फीड प्रोवाइड करते हैं। एंड लेक्स आर सम टाइप ऑफ वेटलैंड्स। तो ये सब क्या हो गया, फ्लड प्लेन्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, मार्सेस हो गए, मैनग्रूव्स हो गए, डेल्टाज हो गए, एंड लेक्स आर सम टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स। सो these are few kinds of wetlands that it has been mentioned here, isn't it? Now, so one question comes, whether paddy farm can be considered as a wetland, क्योंकि पैडी फार्म में भी तो 2 महीने पानी रहता है ना, लगभग 1 से 1.5 महीने उसकी पानी जो क्या होती है, पानी रहता है। किसी ने देखा है वो जो हम लोग धान की खेती करते हैं वो पैडी लैंड देखे हो तुम लोग? यस सर। उस पैडी लैंड Yes, sir. हमारा रहता है ना, 1 से 1.5 महीने पानी रहती है उसमें, जल जमाव होता है उसमें। यस सर। So a paddy Yes, sir. farm can also be considered as a wetland. Clear? So wetlands can contain fresh water, salt water, or brackish. Brackish, what is the brackish water? So brackish water is a combination of these two. Means the brackish water is classified on the basis of the salinity range. Clear?
So basically the fresh water less than 0.5 ppt salinity range is considered as a fresh water. More than 0.5 ppt up to what? Up to 30 ppt. Generally it is considered as brackish water. अब इस brackish water के भी further classification है, ठीक है, इस brackish water के भी further classification है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोहेलाइन, पॉलीहेलाइन, यूरीहेलाइन, मेसोहेलाइन. तो इस तरह के क्लासिफिकेशन बने हुए हैं, वो आप लोग जानते होंगे प्रोबेबली, मुझे इसके बारे में फर्दर डिस्कस नहीं करना है. तो जनरली क्या होता है 0. पहले ये पहले की बात थी जब ब्रैकिश वाटर को 10 to 30 पीपीटी के बीच में काउंट किया जाता था, लेकिन 0.5 यदि हम एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन इसकी देखें तो ये क्या होता है 0.5 पीपीटी से 30 पीपीटी के बीच की जो सैलिनिटी रेंज होगी उसको हम ब्रैकिश वाटर कंसीडर कर सकते हैं. क्लियर? नाउ यू सी, तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक वेटलैंड्स को, ओवरऑल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो वेटलैंड्स आर एरियाज where a water table is at, near or just above the surface and where soils are water saturated. The most important. Okay? For a sufficient length of time such that excess water and resulting low soil oxygen levels are principal determinants of vegetation and soil development. Clear? ये हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं. तो इस डिफिनीशन से ओवरऑल इसमें आप देखिए सारी चीजें हैं. Now see, wetlands will have a relative abundance of obligate hydrophytes. Obligate hydrophytes मतलब क्या हुआ? Essentially, these kind of plants grow in the presence of water. Clear? Presence of water. They need for their growth and in the vegetation community and soils featuring hydric characteristics. ठीक है, तो ये जो सॉइल फीचरिंग है, ये जो सॉइल है उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक, जो प्लांट्स होंगे उसमें क्या होना चाहिए, जो सॉइल है वो हाइड्रिक होना चाहिए, और ये हाइड्रिक सॉइल जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होगी, जो दलदली होगी, स्वैम्प्स होगा, मार्सेस होगा, पॉन्ड्स होगा, इस तरह के लैंड जो होते हैं वो पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर प्लांट को वो ग्रो करने में हेल्प करता है. क्लियर? नाउ सी, अब हम लोग आते हैं कि ये रामसर कन्वेंशन क्या है. अब होता क्या था कि जनरली क्लासिफिकेशन के लिए जब हम लोग डिस्कस किए तो ये क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स आने लग गए, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग वाज कंसीडर्ड एज ए वेटलैंड. सो इन सच केस, इन दैट केस फॉर द प्रिजर्वेशन, क्योंकि हम लोग जानते, बिकॉज this also act as a nature's kidney. So for the conservation, for the preservation of such kind of wetlands, the Ramsar committee was made. Okay, ये रामसर कन्वेंशन जो सबसे पहला हुआ वो कहाँ पे हुआ? It was signed in रामसर, और ये रामसर जो जगह है वो कहाँ है? वो ईरान में है ना. और ये कब बना? 1971. और ये रामसर कन्वेंशन क्या है? दिस इज एन इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी, समझौता. ये डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट हैं उनके जो गवर्निंग बॉडीज हैं उनके बीच का किया हुआ ये समझौता है. दैट embodies the commitments of its member countries to plan for the wise use or sustainable use of all of the wetlands in their territories. कि मतलब हम इस वेटलैंड को कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इसको सस्टेनेबल डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने कम्युनिटी को प्रिजर्व करते हुए इस वेटलैंड को हार्वेस्ट कर सकते हैं, यदि हम फिशरीज की बात करें तो. यानी कि बिना इसकी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए हुए, बिना इसके नेचर के साथ खेले हुए, विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स नेचर and characteristics, how can we wisely use such kind of wetlands? Clear? Now see, according to Ramsar, अब जो कन्वेंशन में जो डिफाइन किया गया वेटलैंड्स को, इन्होंने वेटलैंड्स को डिफाइन किया जो थ्रू आउट वर्ल्ड एक्सेप्टेड है,
और अकॉर्डिंग टू ये रामसर कन्वेंशन डेफिनेशन, द आर्टिकल 1.1 जो आर्टिकल है, अकॉर्डिंग टू दिस these wetlands are defined as an areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static मतलब ठहरा हुआ, or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. तो हम लोग जैसा भी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग मरीन वाटर को भी वेटलैंड कर सकते, उसके लिए इनको डिफाइन करने के लिए, इनको नैरो करने के लिए, इनको एक कन्फाइंड करने के लिए, again it was cut down. Okay, so I'm just going to finish it with this definition. So तो इनको कैसे डिफाइन करने के लिए किया गया, तो ऐसे कोई भी मार्स, फेन, पीटलैंड्स और वाटर, जहां पे अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मरीन वाटर को, हम लोग जैसे सी को भी हम बोल सकते हैं, ओशन को भी बोल सकते हैं वेटलैंड इस हिसाब से। तो इसीलिए एक ऐसे डिफिनेशन की जरूरत पड़ी, एक ऐसे कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ी जिससे कि ऐसे वेटलैंड्स को हम डिफाइन कर सकें, अपने दायरे के अंदर रख सकें। तो उसी के लिए यहाँ किया गया कहा मरीन वाटर में, वेयर द लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। जो लो टाइड होता है वो 6 मीटर से जो वेव होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे वेटलैंड्स को हम क्या कंसीडर किए, ऐसे लैंड्स को हम क्या कंसीडर किए, वेटलैंड्स। क्लियर? अब इसमें फिर आर्टिकल 2.1 में क्लियरली ये मेंशन किया गया कि वेटलैंड्स में इनकॉर्पोरेट riparian and coastal zones adjacent to the wetlands and islands or bodies of marine water deeper than 6 meters at low tide lying within the wetlands. ठीक है? क्लियर? तो ये रिपेरियन जोन या कोस्टल जोन, रिपेरियन जोन कैसे, जहां पे मैनग्रूव आपके ग्रो करते हैं, तो ऐसे जगह, तो ये डिफिनेशन से ये जितने भी वेटलैंड्स थे वो क्या हो गए, वो क्लियरली डिफाइंड हो गए, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रहने दे, और इन नेक्स्ट क्लास वी कैन डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। यस प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. So now you understood what is wetland. So go through it. You just read it out. In previous class, I already discussed that we are going to discuss about wetlands. So you just go and read out about the wetlands so that the discussion should be more fruitful in next classes. Okay. So just today we have discussed about the terms and definitions of wetlands. So how these wetlands generally what kind of lands can be considered under wetlands. So what is the definition of wetlands normally and generally, how this is defined by the Ramsar Convention, and this is the most important definition that you must remind throughout this course. Clear? ठीक है ना? Yes. अभी हम लोग Yes, sir. इसको स्टॉप